नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज की गुड न्यूज़, ब्याज दरों में अब बढ़ोतरी नहीं होगी। ये ऐसा नहीं है कि केवल नहीं होगी कभी भी, बल्कि जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है इसी 1 अप्रैल से नया, उसमें कम से कम ब्याज दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं आया है। बीते वित्तीय वर्ष में आम जन को 6 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का झटका लग चुका है। उद्योग, व्यापार, आम जन सब परेशान, क्योंकि जब जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो खास तौर से होम लोन, कार, पर्सनल लोन, इसकी किस्तें बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, जिससे एक नई परेशानी पैदा हो जाती है। लेकिन इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृपा कर दी और उनके गवर्नर शक्तिदास ने ये अनाउंस कर दिया कि इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ब्याज दर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे हैं। रिजर्व बैंक का मानना यह है कि हमारी महंगाई दर 2 से 6% तक होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हमारी महंगाई दर 6.44% से 6.52% तक चल रही है, जिसके कारण महंगाई दर बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो रिजर्व बैंक का आंकड़ा है उस दायरे से बाहर है महंगाई। लेकिन ये सरकार का दबाव कहा जाए, उद्योग जगत का दबाव कहा जाए, मैन्युफैक्चरर्स जगत का दबाव कहा जाए कि इस बार ब्याज दर की बढ़ोतरी नहीं की गई। रिजर्व बैंक कह रही है कि हम दुनिया के जो आर्थिक हालात हैं उन पर नजर रखे हुए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति लचीली है, जिसके कारण हमारी जीडीपी 7% तक बढ़ गई, और ये अनुमान किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारी जो जीडीपी है वो 7 के पार हो जाएगी, और नहीं तो कम से कम 7 के आसपास ही रहेगी। इस बात के प्रयास हो रहे हैं। रिजर्व बैंक कह रहा है कि महंगाई के खिलाफ हमारी जंग जारी है, हम महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब तक हम महंगाई के खिलाफ नहीं सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी कि ब्याज दर बढ़ेगी कि घटेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि महंगाई दर 6 के आसपास ही रहे, और हमारा प्रयास है कि 2023 में महंगाई दर 5 के आसपास रहे, और अनुमान तो हमने 5.1 माने 5.1 तक का भी कर लिया है। लेकिन सच बात तो यह है कि हमारी महंगाई दर जो है वो 5 के आसपास रहनी चाहिए, तभी हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। बहरहाल लोगों को चिंता थी कि 6 बार के झटके से 6.50% हमारी ब्याज दरें बढ़ी थी,
और ये चिंता सता रही थी कि इस बार फिर बढ़ेगी, क्योंकि जो महंगाई का जो दर है वो वास्तव में रिजर्व बैंक के दर के बाहर है, जो उसका तय आंकड़ा है उससे बाहर है, इसलिए फिर बढ़ेगी। परेशान थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, सब परेशान थे। लेकिन समय की मांग कहा जाए या हमारी रणनीति कहा जाए कि रिजर्व बैंक ने इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाई है और इससे आम जन को एक बड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर कोरोना अपना तेवर लगातार दिखाई दे रहा है। 6 महीने बाद ये आंकड़ा 5300 से अधिक हो गया है। 13 मौतें भी हुई हैं और न केवल दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, बल्कि अपना उत्तर प्रदेश भी उसकी चपेट में है। आज आईआईटी के प्रोफेसर फणींद्र अग्रवाल जो लगातार मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए कोरोना के आंकड़े बताते हैं, ने दावा किया है कि आने वाले 2 महीने में कोरोना बढ़ेगा और इस कोरोना की जो दर होगी वो प्रतिदिन 15,000 से 20,000 के बीच में होगी। उन्होंने कहा इसे सीजनल मत मानिए और यह जो है जो चौथी लहर आई थी उसके बाद की ये एक बड़ी लहर होगी। इसलिए आज कोरोना से एक बार फिर आईआईटी ने हमें सचेत कर दिया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर जो संसद में राहुल माफी बनाम अदानी जांच का मुद्दा चल रहा था, वो आज संसद के आखिरी दिन भी हावी रहा। विपक्ष ने आज जो है विजय चौक तक तिरंगा मार्च भी निकाल लिया और आरोप लगाया 50 लाख करोड़ का बजट मात्र 12 मिनट में पास कर दिया गया। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने इस बार संसद नहीं चलने दी। आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बात तो करती है लेकिन लोकतंत्र के विरोधी है। यह भी कहा गया कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। बहरहाल संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इस बार निश्चित रूप से संसदीय इतिहास में यह अध्याय बहुत ही सवालों के घेरों के साथ लिखा जाएगा। सिर्फ इस बात पे कि राहुल माफी मांगे और अदानी के खिलाफ जेपीसी की जांच हो, इसी मुद्दे पर पूरी संसद हिलती डुलती रही। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद और कानून व्यवस्था को लेकर के जमकर प्रहार किए, कांग्रेस को निशाने पर लिया और सामाजिक न्याय की बात करने वालों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जिस तरीके से हनुमान, आज तो हनुमान जयंती है ना, तो स्मरण किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से हनुमान राक्षसों का सामना करने में कठोर थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी
परिवारवाद, वंशवाद, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के विरुद्ध संकल्पबद्ध है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो विपक्ष नाना प्रकार की बातें करता है, हम इसकी परवाह नहीं करते। हम तो सिर्फ देश के विकास की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और उन्होंने आम कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हनुमान से प्रेरणा लें। उन्होंने लक्ष्मण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को शक्ति जब लगी तो उन्हें उबारने के लिए हनुमान पूरा पहाड़ के पहाड़ ही उठा लाए थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हनुमान ने किस तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह कर करके न केवल जनमानस को एक संदेश दिया, बल्कि हर हाल में आम जन की चिंता की और आम जन की सेवा की। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, माताओं की, बहनों की, आदिवासियों की ढाल के बल पर कमल खिला रही है। भारतीय जनता पार्टी आज न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई है। इसका अपना महत्व है। आने वाले दिनों में हमें 1980 की तरीके से हर चुनाव लड़ना है। और यह भी उन्होंने कहा कि चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन 50 साल का हमें एक नया विजन तैयार करना चाहिए। और वो विजन क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा विजन ये होना चाहिए कि हम चुनाव ही न जीतें, बल्कि दिलों को जीतें, आम जन के दिलों को जीतें। और इसके हमें प्रयास करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जहां दिल्ली मुख्यालय में जेपी नड्डा ने पार्टी का ध्वज फहराया, वहीं इस कार्यक्रम से 10 लाख स्थानों के लोग जुड़े और उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। वहीं दूसरी ओर सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जश्न मनाया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में भव्यता के साथ जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आदि ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, उनके संदेश और उनको नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल पार्टी थी जनसंघ, और इस जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुई थी। जनसंघ चली, जनसंघ ने, और उस समय जनसंघ को सिर्फ व्यापारियों की पार्टी माना जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि टेढ़े रास्ते, उल्टे रास्ते, कटीले रास्ते सबको पार करती हुई भारतीय जनता पार्टी आज 2 से 303 सीटों पर अपना कब्जा किए हुए है। और आने वाला 2024 भी उसी के पक्ष में दिखाई देता है। कोई हैरानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जनसंघ से शुरू हुई। 67 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो गठबंधन की या संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनी, उनमें भागीदारी की।
1977 में जब आपातकाल लगा, उसके बाद सारे राजनीतिक दल एक हो गए। भारतीय जनता पार्टी का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। हालांकि उस दिन समय जनसंघ थी, जनसंघ का विलय हुआ और फिर जनता पार्टी में ही विवाद खड़े हो गए दोहरी सदस्यता का। एक वर्ग ने ये कहा, जो समाजवादी थे, उन्होंने कहा कि जो जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस से जुड़े थे, विरोध किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं माने, टूट गई जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। समय समय आगे बढ़ी। 1995 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी से गठबंधन हुआ। उसके बाद विभिन्न दलों से गठबंधन करते हुए, विभिन्न दलों से तालमेल करते हुए प्रधानमंत्री के पद पर अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंच गए। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा माहौल बना कि पार्टी आज शिखर पर पहुंच गई है और अपने एक नए एजेंडे के साथ, नए विजन के साथ और नए कार्यक्रमों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज रामनवमी का पर्व नहीं, बल्कि हनुमान जयंती। रामनवमी से जो यात्रा शुरू हुई कतिपय राज्यों में हिंसा को लेकर के, उसने हनुमान जयंती पर अलर्ट मूड ले लिया। आज हनुमान जयंती पर पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली के जहांगीरपुर में अर्धसैनिक बलों ने पिकेटिंग कर रखी है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने भी निर्णय ले लिया है। हाई कोर्ट के भी कुछ ऐसे आदेश हैं जिससे कहीं कोई अप्रिय घटना न हो पावे, इस पर सबकी निगाहें। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना है जिसे हम लोग अब कहते हैं कि यहां पर अब महोत्सव का राज्य है। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन एक घटना कम से जोड़ता हूं। राजा दशरथ के 4 बेटों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल आचरण में भी, प्रतिकूल व्यवहार में भी अपने माताओं और पिता को सिर पर रखा और हर पल उनके लिए जिए। लेकिन आज कलयुग में क्या हो रहा है? 4 बेटे, करोड़पति, उसके बावजूद मां वृद्धा आश्रम में ठोकरें खा रही है। हालांकि इस समाज में ऐसी जो कथाएं हैं दुखद, हृदय विदारक, अक्सर सुनने को मिलती है। अभी आज में तो हरियाणा में दंपति ने जहर ही खा लिया था, आत्महत्या कर ली। लेकिन जो आगरा से घटनाक्रम आया है वो भी चौंकाने वाला है। आगरा में एक नामी आंख के अस्पताल के संस्थापक गोपी चंद्र अग्रवाल की
पत्नी इन दिनों वृद्धाश्रम में ठोकरें खा रही है। 87 वर्ष की है। 13 वर्ष पहले गोपी चंद्र अग्रवाल का महाप्रयाण हो गया था। 4 बेटे, परिवार में करोड़ों अरबों की संपत्ति। मां ने लालन पालन किया, शादी ब्याह किया, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन चारों बेटों ने अपनी उस करोड़ों की संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया और मां को असहाय कर दिया। मां बड़े बेटे के पास रह रही थी। उनकी बहू ने ताने, गाने, बहाने सब कुछ करके मां को इस स्थिति में डाल दिया कि वो घर छोड़ करके चली जाए। बल्कि ये तक नहीं कहा गया कि इनके तो कपड़ों में गंध आती है। किसी तरीके से मां छोटे बेटों के पास रही, वहां भी गुजर बसर नहीं हुई। इसी बीच में जो अग्रवाल महिला मोर्चा, उसकी एक नेता ने जाकर के परिवार में समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए और ये कहा कि नहीं नहीं, मां को रखो, 4 बेटे हो, थोड़े थोड़े दिन रख लो। नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हीं नेता ने उनकी मां को एक वृद्धाश्रम में डाल दिया है, जहां पर वो एक एक दिन बिताना जिनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन बच्चों को कोई दया नहीं आ रही है। लोग सिर्फ सोच रहे हैं कैसा युग आ गया, कैसा समय आ गया। जिन गोपी चंद्र अग्रवाल ने न जाने कितने लोगों को आंखों की रोशनी देने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, आज उनकी ही पत्नी दर दर भटक रही है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।